ये नई वाले कौन है देखो मैं। दिया था, दिया था ना। निकालो किसने किसने किया, हाथ खड़े करो देखो मैं। कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, किसने किया वो, किया है? बताओ निकालो मैं देखो। एक दो तीन, कल मैंने होमवर्क दिया था, निकालो देखो। वेरी गुड। हाँ तूने, उसने नहीं किया, किसने किया और किसी ने किया कुछ? कल वाला होमवर्क किसने किया है? कितना ही लिखा? ये पुलिस प्रशासन में थोड़ी आते, जिला प्रशासन में। ये तो मैंने कल लिखवाए थे। और किसने लिखे? तूने? इसका क्यों बता रहा, तू अपना बताना। तो ये आपकी हालात है, आप अपने हालात देख लो। आवाज नहीं, आवाज नहीं। चलो जी। चलो ठीक। चलिए पेन कॉपी पहले समझिए, फिर आपको लिखना है। चलिए अब ध्यान से इधर देखिए। अब आप केवल और केवल मेरी तरफ देखिए, इधर बोर्ड की तरफ देखिए। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। अब केवल और केवल आपको इधर ही देखना है। बाकी मैंने आपको देख लिया, आपकी पढ़ने की कितनी ललक है मैंने आपकी आज पूरी तरह से देख ली। सच्ची में मतलब मन मतलब एकदम गदगद हो गया कि आपकी पढ़ने की कितनी ललक है। चलिए मेरा फर्ज है, मैं तो कम से कम निभाऊं। तो लगभग आज अपना सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, मैं आज कंप्लीट करवा दूंगा। तो हो सकता है अब रिवीजन तो क्या ही करवाए। आपको जो बोलता हूँ, आप थोड़ा सा मैं मतलब काम करने के लिए देता हूँ, उसको भी आप नहीं कर पाते, तो क्या ही रिवीजन करवाए। नहीं करवाना चाहिए ना, रिवीजन नहीं करवाना चाहिए ना, नहीं करवाना चाहिए, करवाना चाहिए। क्या बात है, इतनी लल कहाँ से आई आप में? चलो अब हम पढ़ते हैं जिला प्रशासन। तो जिला प्रशासन में हम किस किस को पढ़ेंगे? अब आवाज कोई नहीं करेगा। अब इधर ध्यान दो सब, मैं अभी सवाल पूछूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, उसके बाद हम पढ़ेंगे कलेक्टर, जिसको हम डीएम भी कहते हैं। उसके बाद एसडीएम या एसडीओ। उसके बाद तहसीलदार। उसके बाद गिरदावर व पटवारी। पटवारी का एक और भी नाम है, पता है किसी को? पटवारी का एक और भी नाम है, क्या बोलते हैं? लेखपाल। क्या बोलते हैं? लेखपाल। बहुत सारे राज्यों में पटवार को लेखपाल कहते हैं, वहां पर पटवार है नहीं, वहां पर लेखपाल है। ऊपर भगवान, नीचे पटवार। किसानों का जो भगवान होता है वो कौन होता है? पटवारी होता है। वो बहुत ही खतरनाक तोप होता है, सबसे खतरनाक तोप होता है वो कौन होता है? पटवारी एरिया में होता है। बाकी तो ठीक है, बाकी पटवार होता है वो कहीं भी घूमता रहता है, वो कहता है मैं अपने फील्ड में हूँ। वो पता नहीं दुनिया में वो कहाँ पर है, वो हमेशा यही कहता है वो कहाँ पर हूँ, अपने फील्ड में लगा हुआ, लेकिन पता नहीं पूरी दुनिया के अंदर कहाँ पर रहता है, पता किसी को नहीं चलता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संभागीय आयुक्त के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे कलेक्टर के बारे में। फिर पढ़ेंगे एसडीएम और एसडीओ के बारे में। फिर पढ़ेंगे तहसीलदार के बारे में। फिर पढ़ेंगे गिरदावर व पटवारी। गिरदावर में ज्यादा कुछ नहीं, पटवारी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम संभागीय आयुक्त के बारे में।
संभागीय आयुक्त, इसके क्या क्या काम है वो देखते हैं। जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए कलेक्टर जो काम करता है उनकी जांच करता है, उसे बोलते हैं कमिश्नर या संभागीय आयुक्त। यानी कि कलेक्टर के कामों की देखरेख करने के लिए, कलेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए, कलेक्टर को आदेश देने के लिए कौन से पद का सृजन किया गया है? संभागीय आयुक्त। आपको पता है 6-7 जिले मिलकर के एक संभाग बनाते हैं, उस संभाग का प्रमुख कौन होता है? संभागीय आयुक्त होता है। वैसे सबसे पहले आपने एक बात पढ़ी होगी, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो कब से कब तक चली थी? संभागीय व्यवस्था 1949 से लेकर के 1962 तक चली। फिर 1987 में हरिदेव जोशी, हरिदेव ये राजस्थान के सीएम हुए, हरिदेव जोशी। तो सबसे पहले अगर संभाग की बात करें तो राजस्थान में 1949 से लेकर के 1962 तक संभागीय व्यवस्था क्या थी? चल रही थी। लेकिन जैसे ही राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, उनको ये जो संभागीय व्यवस्था है वो सही नहीं लगती। उन्होंने कहा कि सरकार के पास पहले से बजट नहीं है, बिना फालतू का खर्चा करे हो, इसलिए उन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था? 1962 में बंद कर दिया था। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध भी चल रहा था, ऊपर से हमारे पास इतना रेवेन्यू भी नहीं था, इसलिए 1962 के अंदर संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। और 1987 में एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री आते हैं हरिदेव जोशी। ये 1987 में क्या करते हैं? राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था को पुनः चालू करते हैं। तो सबसे पहले 1949 से लेकर के 1962 तक क्या चलती है? संभागीय व्यवस्था चलती है। 1987 में वापस से कौन चलाता है? हरिदेव जोशी शुरू करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके संभागीय आयुक्त के काम क्या क्या होते हैं। क्या क्या काम करता है? कलेक्टर के ऊपर ये ध्यान रखता है, कलेक्टर के कार्यों का क्या करता है? निगरानी करता है। कलेक्टर के कार्यों की निगरानी। और क्या करता है? कलेक्टरों को आदेश जारी करता है। संभागीय आयुक्त कलेक्टरों को आदेश जारी करना, और जो कलेक्टर जितने भी होते हैं एक संभाग के अंदर, उन सभी कलेक्टरों के आपस में क्या बुलाना? मीटिंग बुलाना। सभी कलेक्टरों की मीटिंग बुलाना। तो ये काम किसके होते हैं? कमिश्नर के ये काम होते हैं। तो कमिश्नर सबसे पहले संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 से लेकर के 1962 तक चली। 1962 में पता है भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था, वैसे भी युद्ध चल रहा था, स्थितियां खराब थी भारत की पहले से ही। तो राजस्थान सरकार ने संभागीय व्यवस्था बंद कर दी। किसने? मोहनलाल सुखाड़िया ने। लिख लेना, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था बंद की थी वो किसने की थी? मोहनलाल सुखाड़िया ने। तो ये 17-12 भी तक मतलब 17 वर्ष क्या रह चुके? सीएम रह चुके। क्या रह चुके? सीएम रह चुके। मतलब मैं कहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति का राजनीतिक छवि होनी चाहिए तो मोहनलाल सुखाड़िया की जैसी होनी चाहिए या रविंद्र सिंह भाटी की जैसी होनी। अगर किसी व्यक्ति का राजनीतिक व्यक्तित्व तो होना चाहिए तो या तो मोहनलाल सुखाड़िया के जैसा होना चाहिए या रविंद्र सिंह भाटी के जैसा, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी लगभग 26 साल की एज में क्या बन चुके हैं? एमएलए बन चुके हैं। उसी प्रकार से मोहनलाल सुखाड़िया लगभग 32-33 साल की एज में क्या बन चुके थे? सीएम बन चुके थे। और लगभग 55 साल तक उन्होंने राजनीति से क्या ले लिया था? रिटायरमेंट ले लिया था। आजकल तो लगभग 45-50 साल का आदमी होता है ना, वो क्या बनता है? एमएलए बनता है। लेकिन 50 साल की एज में ये क्या हो गए थे? सीएम बनकर के 17 साल तक लगातार सीएम बने, 30 साल के आसपास में सीएम बने, तो 50-52 तक क्या कर दिया? राजनीति से संन्यास ले लिया। और उसी प्रकार से रविंद्र सिंह भाटी है, 26 साल की एज में क्या बन गए? एमएलए बन गए। तो 25-26 साल के एज में एमएलए बनना बहुत बड़ी बात होती है। शायद अभी तो शायद मुझे नहीं लगता राजस्थान में कोई बना है 26 साल की एज में। वो बहुत ही मतलब सरकार को इन्होंने मतलब खड़ा कर दिया। तो राजस्थान के अंदर व्यक्ति का कैसा अगर राजनीतिक व्यक्तित्व तो होना चाहिए तो या तो मोहनलाल सुखाड़िया के जैसा होना चाहिए या रविंद्र सिंह भाटी के जैसा होना चाहिए, जो लोगों को दूजा दे। उसके बाद ये संभागीय आयुक्त पढ़ लिया। और संभागीय आयुक्त के बाद कौन आता है? कौन होता है?
कलेक्टर आता है। चलो कलेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। कलेक्टर के कौन कौन से काम है? अब देखो, जो काम कलेक्टर के वही काम एसडीएम के होते हैं, वही काम तहसीलदार के होते हैं। काम सब वो अपने अपने लेवल पे करते हैं। वो अपने जिले लेवल पे करता है, एसडीएम अपने एसडीएम लेवल पे करता है, और तहसीलदार अपने तहसील पे काम करता है। बाकी लगभग सभी के काम एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कलेक्टर के काम। इसके काम सबसे ज्यादा होते हैं। कलेक्टर या कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर का प्रमुख काम क्या होता है? कलेक्टर का मतलब होता है, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्टर मतलब इकट्ठा करने वाला। क्या इकट्ठा करने वाला? राजस्व। राजस्व इकट्ठा करना। तो सबसे पहले अगर हम इसके काम देखते हैं, तो सबसे पहले राजस्व इकट्ठा करना। राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व एकत्रीकरण लिख लो, राजस्व का एकत्रीकरण। दूसरा, जिले स्तर पर जो कानून और न्याय व्यवस्था होती है उसको बनाए रखना। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना, इसको ये मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। तीसरा काम क्या है? जिले के अंदर, इसके अंडर में जितने भी अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर के अंडर में एसडीएम होता है, तहसीलदार होता है, जितने भी नीचे अधिकारी होते हैं, इनको ये क्या देता है? आदेश देता है। तो एसडीएम को और तहसीलदार को, यही दो लिख लो खूब है। तहसीलदार को आदेश देना, और ये अपने अंडर में जितने भी अधिकारी होते हैं उनके कार्यालय की क्या करता है? जांच करता है, औचक निरीक्षण करता है। तहसीलदार के कार्यालय का औचक निरीक्षण करना, कार्यालय का औचक निरीक्षण करना। औचक का मतलब बहुत ही गहराई के साथ सारी फाइलें देखना, औचक निरीक्षण करना। और ये क्या करता है? आपको पता है, जो आपके जो जनगणना होती है ना, जनगणना भी कौन करवाता है? इसके अंडर में कोई जनगणना होती है, जनगणना का कार्य करवाना, जनगणना का कार्य करवाना। चिल्लाई चिल्लाई नहीं करवाता, मैं बाद में बता दूं कैसे करवाता है। जनगणना के साथ ये क्या करवाता है? जो निर्वाचक अधिकारी के रूप में काम करना, निर्वाचक अधिकारी के रूप में काम करना। आप सब में मुझे भारत के भावी आईएएस और आईपीएस ही दिखते हैं। आप भविष्य में क्या बनोगे? कलेक्टर बनते हैं। मुझे हकीकत में से आप सबको देख करके लगता है भविष्य में आप क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, बहुत बड़े एसडीएम बनोगे, तहसीलदार बनोगे। फिर हमें भूल मत जाना यार, हम आएंगे। फिर आप बोलोगे आप है कौन? फिर आपको मतलब घमंड हो जाएगा, मैं नहीं तो कौन बे, मैं नहीं तो कौन बे, आप ये गीत गाओगे। और क्या करता है ये? प्रोटोकॉल के रूप में, प्रोटोकॉल के रूप में, ये क्या होता है प्रोटोकॉल? मतलब अगर किसी जिले के अंदर एमएलए आ गया, एमपी आ गया, राज्यपाल आ गया, वो दौरे पे आते हैं, प्रधानमंत्री है, तो उनका पूरा जो दौरे पे आते हैं तो उसको पूरा क्या करता है? ध्यान रखता है, व्यवस्था करता है। और ये राजस्व जो विवाद होते हैं उनका निपटान करता है, राजस्व विवादों का निपटारा करता है। ये इतने लगभग कलेक्टर के काम होते हैं। ये लिखो, फिर मैं आपको सही एक बात समझाता हूँ, एक्सप्लेनेशन करता हूँ। पीछे आवाज नहीं, मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, कॉपी में लिख ली, कॉपी में लिख ली। 1 मिनट में लिख लो।
चलो अब इधर ध्यान दो, जो कलेक्टर होता है उसके कौन कौन से काम है, तो सबसे ज्यादा जो काम करता है वो जिले स्तर पर कलेक्टर ही करता है। जैसे कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, क्या इकट्ठा करता है, राजस्व को एकत्रित करता है जिला कलेक्टर, ये जिले लेवल पे करता है। दूसरा काम है जिले के अंदर कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना। वैसे कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है, पुलिस का काम है, लेकिन ये पुलिस के साथ मिलकर के क्या करता है, कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। जो एसडीएम है तहसीलदार है, ये उसके अंडर में काम करते हैं। जितने भी एसडीएम है तहसीलदार है उनको ये क्या देता रहता है, आदेश देता रहता है। उनके जितने भी कार्यालय होते हैं एसडीएम के तहसीलदार के जो ऑफिस है उनका भी क्या करता है, निरीक्षण कर सकता है, उनकी क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। एसडीएम और तहसीलदार को आदेश देता है और उनके कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर सकता है। जो जिले के अंदर जो जनगणना होती है ना, वो किसके अंडर में होती है, कलेक्टर के अंडर में पूरी जनगणना होती है। और निर्वाचक अधिकारी के रूप में जिले के अंदर जो निर्वाचन होते हैं एमएलए के, एमपी के, वो भी किसके अंडर में हो रहे होते हैं, जिला कलेक्टर की पूरी निगरानी उसके ऊपर रहती है। और प्रोटोकॉल के रूप में, यानी कि अगर किसी जिले के अंदर कोई दूसरा एमएलए एमपी घूमने के लिए आ जाए, दौरे पे आ जाए, कोई राज्यपाल आ जाए, तो उस समय जो उस व्यक्ति की, उस राज्यपाल की कोई सुरक्षा की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, कलेक्टर की होती है, आईएएस ऑफिसर की होती है। जब भी किसी जिले के अंदर राज्यपाल, एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दौरे पे आते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री जी बाड़मेर आ रहे हैं, जोधपुर आ रहे हैं, दौरे पे आ रहे हैं, तो उनका जो प्रोटोकॉल के रूप में जो पूरी उनकी व्यवस्था को कौन सब देखता है, कलेक्टर ही देखता है। और राजस्व जितने भी विवाद होते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती है वो टैक्स देती ही नहीं है, तो कलेक्टर कहता है कि आपने टैक्स कम दिया है, तो राजस्व से संबंधित जो विवाद होते हैं उनका भी क्या करता है, निपटान करता है। एक आधा काम और लिखना, आपको लगता है सर ये काम कम है, तो जो नागरिकता देना है किसी को, तो नागरिकता के लिए भी सर्टिफिकेट किसके पास चाहिए, कलेक्टर ही देता है। अगर कोई व्यक्ति मान लेते पाकिस्तान से आया है, अफगानिस्तान से आया है, उसको मान लेते हैं कि भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसके लिए भी किसकी अनुमति चाहिए, आईएएस ऑफिसर कलेक्टर की ही अनुमति चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगी, नागरिकता मिलेगी। तो नागरिकता के लिए जो आवेदन करते हैं वो किसके पास जाता है, आईएएस ऑफिसर के पास ही जाता है। अगर आईएएस ऑफिसर ने कह दिया कि हाँ इसको नागरिकता मिलनी चाहिए, तो हाथों हाथ क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। तो ये किसके काम हो गए, एक कलेक्टर के, एक आईएएस ऑफिसर के काम हो गए। समझ गए कलेक्टर का काम। अब मान लेते कलेक्टर के साथ साथ मान लेते हमें एसडीएम के काम लिखने, तो लगभग एसडीएम के काम यही है, लेकिन वहां पर हमें क्या लिखना है, उपखंड लिखना है। क्या लिखना है, उपखंड। तो लिखना कि उपखंड के स्तर पर, जो उपखंड होता है ना, उपखंड के स्तर पर क्या करता है, राजस्व को एकत्रित करता है, उपखंड लेवल पर कानून व शांति व्यवस्था को बनाए रखता है। और ये इसके उपखंड एसडीएम के नीचे कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार को क्या देता है, आदेश देता है। और जनगणना तो ये नहीं करवाता है, लेकिन कलेक्टर के साथ जनगणना में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। कलेक्टर की क्या करता है, जनगणना में कलेक्टर की सहायता करता है। निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी एसडीएम होता है, कलेक्टर की सहायता करता है। और प्रोटोकॉल के रूप में भी ये ध्यान रखता है। और राजस्व विवादों का एसडीएम लेवल पर, जो उपखंड लेवल पर क्या करता है, राजस्व विवादों का निपटारा करता है। बाकी नागरिकता से संबंधित एसडीएम का कोई नहीं। ठीक है, ये काम किसके हो गए, एसडीएम के हो गए। और एक और एसडीएम काम करता है आपके क्षेत्र में, जो बीएलओ होता है। बीएलओ समझते हो, कौन होता है, हाँ बताओ किसने बोला, बीएलओ क्या होता है, बिल्कुल, जो वोटर लिस्ट में क्या करते हैं, नाम जोड़ते हैं। पीछे जो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, बीएलओ। तो एसडीएम है वो बीएलओ को भी क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो ये हो गए किसके काम, एसडीएम के भी यही काम हो गए। तो एसडीएम कैसे काम लिख लोगे, लिखो कॉपी में, जैसे जैसे काम लिखो, एक बार लिखो आप, 2 मिनट है टाइम। जो एसडीएम होता है उपखंड लेवल पे राजस्व एकत्रित करता है, उपखंड लेवल पर कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखता है, तहसीलदार को आदेश दे सकता है, या तहसीलदार पटवारी उनके कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है, कलेक्टर देता है। ये वाला मत लिखना, ये वाला मत लिखना, नागरिकता को छोड़कर बाकी सारे लगभग लिख लेना। 2 मिनट का टाइम है, नीचे लिख वापिस नया, आवाज नहीं। तो देखो हमको लिखना है, आवाज नहीं लिखो।
चौथा देखो, यहाँ पर ये जो कलेक्टर के अंडर में कौन कौन होता है, एसडीएम होता है, तहसीलदार है, उसके कार्यों का निरीक्षण करता है। तो एसडीएम के अंडर में तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवार है, उनके कार्यालयों का निरीक्षण करता है। एक मिनट का टाइम है। जनगणना में सहायता करता है, खुद नहीं करवाता है। चलो अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तहसीलदार के थोड़े से ये भी काम है, थोड़े से अलग भी काम है। इसके जैसे कॉपी में तो लिखे हुए ना आपके कलेक्टर वाले, वो भी नहीं लिखे। वेरी गुड। एसडीएम को छोड़कर क्या लिखते हैं, तहसीलदार। चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ सीधा तहसीलदार। जहां पर आपने कलेक्टर लिखा है वहां पर एसडीएम लिखना है। एसडीएम ये काम करता है, जो कलेक्टर होता है जिले स्तर पर करता है, एसडीएम उपखंड लेवल पे सारे काम करता है। अब तहसीलदार क्या करता है, तहसील लेवल पे लगभग तो है, लेकिन इसके कुछ काम अलग भी है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट बनते हैं ना, चाहे आप जाति प्रमाण पत्र बनाओ, चाहे आप मूल निवास बनाओ, चाहे SC/ST बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे जमीन के नक्शे बनाओ, उसके ऊपर साइन किसके होते हैं, तहसीलदार के ही होते हैं। ये ध्यान रखना। कौन कौन से काम है, भूमि का नक्शा आपका ये तैयार करता है, आपका जाति प्रमाण पत्र और जाति मूल निवास, और क्या करता है, और आपके राजस्व तहसील लेवल पर, तहसील स्तर पर राजस्व इकट्ठा करना, राजस्व एकत्र करना। और क्या है, गिरदावर पटवार इसके अंडर में काम करते हैं। गिरदावर व पटवार के कार्यालय का औचक निरीक्षण करना, औचक निरीक्षण करना। और क्या करता है, और कानून व्यवस्था, तहसील लेवल पर कानून व्यवस्था बनाए रखना, बनाए। वैसे तहसीलदार को नियुक्त कौन करता है, राजस्व विभाग। तहसीलदार की नियुक्ति राजस्व विभाग के द्वारा की जाती है। RS3 में पूछा गया 2023 में, राजस्व विभाग के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। ये बातें लिख लो तहसीलदार की। मैं अभी चेक करता हूँ उनको। अभी आपकी कुटाई नहीं हुई, कुटाई लिखो रे। तहसीलदार की नियुक्ति RTS, राजस्थान तहसीलदार सर्विस। ए आवाज नहीं पीछे, लिख लिए। अब आते हैं पटवार की तरफ। गिरदावर तो ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब है पटवार, ये जमीनी स्तर पर सारे काम करता है, भूमि से संबंधित सारे काम यही करता है, भूमि का रिकॉर्ड रखना पटवार के कार्य। सबसे बड़ी तो यही होता है, भूमि का रिकॉर्ड। भूमि का नक्शा,
अच्छा मेरे को ये बताओ, जो भूमि के नक्शे को आप क्या बोलते हो, उसे क्या बोलते हैं? भूमि का जो नक्शा होता है उसे आप क्या बोलते हो? वो तो खसरा नंबर होता है। किसी को पता है? भूमि के नक्शे को क्या बोलते हैं? आपकी जमीन होती है, खेत होता है, उसका नक्शा होता है, उसे क्या बोलते हैं? नकल या जमाबंदी? नहीं सुना कभी जमाबंदी? इसी जमाबंदी के क्या होते हैं? खसरा नंबर होते हैं। इसी जमाबंदी के क्या होते हैं? जैसे ही खसरा नंबर लगाते हो वो जमाबंदी निकल जाती है। वैसे नकल भी कहते हैं इसको, लेकिन नकल सही शब्द नहीं, जमाबंदी। और भूमि के जो रिकॉर्ड होते हैं किसको देता है? तहसीलदार को देता है। तहसीलदार को भेजना। और क्या करता है? जो भूमि से संबंधी विवाद होते हैं, भूमि संबंधी विवादों को तहसीलदार को भेजना। तहसीलदार को भेजना। तो ये पटवार के मोस्टली काम होते हैं, सारे सारे भूमि के ही काम होते हैं। तो ये हो गया आपका पटवार। ऊपर भगवान, नीचे पटवार, बीच में कोई नहीं। बिना फालतू का दिमाग लगाते हुए लिख लिया। अभी 15 मिनट है, तब तक पुलिस प्रशासन भी हम करवा देंगे। चलो आगे। लिखो पुलिस प्रशासन। अब सबसे पहले तो रैंक लिख लो आप। जिसने कल रैंक नहीं लिखी है वो क्या लिख लो? रैंक लिख लो। सबसे जो बड़ी रैंक होती है, वो जिले में सबसे बड़ी पुलिस की रैंक होती है, उसे बोलते हैं डीजीपी। हिंदी में वो क्या ऐसे बोलते हैं? पुलिस महानिदेशक। ये होता है एडीजीपी, ये अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक। फिर होता है आईजीपी, इसे बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक। फिर इसका होता है डीआईजीपी, डीआईजीपी उप पुलिस, ये लिख लेना, महानिरीक्षक। फिर कौन होता है? एसपी। एसपी का आज क्या होता है पता है? पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक। एसपी के बाद क्या होता है? एएसपी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। अतिरिक्त एएसपी के बाद क्या होता है? डीवाईएसपी। ये राजस्थान पुलिस सर्विस से बनते हैं डीवाईएसपी। डीवाईएसपी के बाद होता है सीआई, इंस्पेक्टर ऑफ सर्कल या सर्कल इंस्पेक्टर। सर्कल सर्कल इंस्पेक्टर, सर्कल अधिकारी, इंस्पेक्टर के अधीक्षक। सीआई के बाद होता है
SI क्या होता है? सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। SI के बाद क्या होता है? ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट। उसके बाद होता है, क्या होता है? हेड कांस्टेबल। फिर होता है कांस्टेबल। ये आपका हो गया पुलिस प्रशासन। उसमें से मोस्टली पढ़ेंगे किसके बारे में? थोड़ा सा एसपी के बारे में पढ़ लेते हैं। पहले इतना लिखो, कांस्टेबल हवलदार ही होता है। बाकी आप और नीचे करो तो गार्ड आ सकता है, गार्ड वो इसमें नहीं आता है, वो होम गार्ड में आता है। आवाज नहीं, लिखो लिखो। DYSP इसका क्या है? डेप्यूटी एसपी। एसपी का होता है सुपरिटेंडेंट। हिंदी में लिख देता हूँ। बस खुश कि सर ये नहीं लिखा आपने, ऐसा नहीं सर आपने इतने सारे लिखे, एक लिखा, छोड़ दो कोई बात नहीं, ये नहीं लिखा। व्यक्ति की नजर हमेशा गलती पे ही जाती है ना? अच्छाई भी मुझ में, बुराई भी मुझ में, ढूंढने वाला तू ढूंढ क्या ढूंढता है मुझ में। बिल्कुल। कमियां भी मुझ में, खामियां भी मुझ में, ढूंढने वाला तू ढूंढ क्या ढूंढना है मुझ में। व्यक्ति में कमियां और खामियां दोनों ही होती है, लेकिन सच में मैं बोलूँ ना दिल से, आपके अंदर मुझे क्या दिखी? केवल और केवल कमियां ही दिखी, खामियां ही दिखी। तो आप इस काम पे करते नहीं, छोटा सा काम देता हूँ फिर कहते हैं सर हमारा रिजल्ट नहीं रहा, एक दो को छोड़कर है। और शुरुआत में एस एच ओ होता है ना, वो भी पुलिस के अंदर जो थाने होते हैं ना क्षेत्र में, वहां पर उसको लगाया जाता है SHO। आप इतने ही याद कर दो। वैसे सबसे पहले जो एसपी बनता है ना, इसी को SHO लगाया जाता है एसपी के रूप में, सीधा इसको एसपी नहीं बनाया जाता है। थाने के लेवल पे होता है SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। या फिर जो रेलवे स्टेशन होते हैं ना वहां पर होगा SHO। चलो अब हम पढ़ते हैं एसपी के बारे में। ए, अब इधर दो। आपने सुना जो यूपीएससी एग्जाम करवाती है, 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं यूपीएससी के अंदर, IAS, IPS और IFS। इसमें जो IPS के अंदर जो सिलेक्ट होते हैं ना, वही क्या बनते हैं? एसपी बनते हैं। इनके क्या काम होते हैं थोड़े से ये देख लो। ये जिले स्तर पर कानून व्यवस्था का कानून व्यवस्था व शांति को बनाए रखना। शांति को, यहाँ पर शांति किसी लड़की का नाम नहीं है, ये शांति कौन है? ये शांति पीस है, पीस। शांति बनाए रखना। पुलिस अधिकारियों की मीटिंग बुलाना, पुलिस अधिकारियों की और अपराध को रोकना या अपराधियों को दंड देना, और जो भी जेल, जितनी जेलों का भी क्या करता है?
जेलों का निरीक्षण भी करता है। जेलों में जा दे सकता है। अपने अधीनस्थ कार्यालय का, अपने अधीनस्थ कार्यालय का, इसके अंडर में जितनी भी ऑफिस होते हैं ना, उनके कार्यालय को क्या करता है? औचक निरीक्षण करता है। औचक निरीक्षण करना, यह आपका हो गया एसपी। चलिए अब आपकी जो हम विदाई करता हूँ, पॉलिटी का सिलेबस क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो आपको एडवांस में बहुत बहुत क्या हो, बधाई आओ कि आपने मेरे को बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही ध्यानपूर्वक मुझको सुना, तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अंतिम कोर्स आपको पूरा हो गया कितने? तो चलिए, तो आज की जो हम विदाई करते हैं कुछ पंक्तियों के साथ, ये एक बार लिख लो। आज लास्ट है, उसके बाद हो सकता है मैं इस स्टेज पे नहीं दिखूं। चलो इतनी जल्दी बंद क्यों कर रही है बंद? चलो लिख लो। चलिए कुछ पंक्तियों के साथ आज की जो मेरी क्लास है यही को इसी को पूरी कर लेते हैं। चलो ध्यान से सुनना कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों के नर्म छांव में गुजर ना पाती तो शादाब भी हो सकती थी। यह रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में कहीं खो भी सकती थी, मगर यह हो न सका। और मुझे अब ये आलम है कि तेरी जुस्तजू नहीं, तेरे गम भी नहीं, तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग है। भटक रही है अंधेरों में जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मेरे हमनफस कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है। तो इसी प्रकार से अपने दिल में राजनीति के ख्यालों को बदते चलिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने प्रगति को। इसी के साथ पॉलिटी का यहाँ पर हम क्या करते हैं, समापन शुरू करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को अंत पर। चलिए थैंक यू सो मच। तो आपका क्या हो गया, टाइम हो गया, एक मिनट को 4 मिनट को 4 मिनट।